तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पिछली बार हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट की टेबल को कंप्लीट किया था और एम्प्लॉय की भी टेबल को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ एकेडमिक डिटेल्स को ऐड किया था। अब हमारे पास दो टैब बची हुई हैं, जिसमें सैलरी इन्फो और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का अगला भाग। तो क्रिएट में चलते हैं, टेबल बनाएंगे सैलरी इन्फो की, जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी की डिटेल ऐड करेंगे। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, आईडी की फील्ड को प्राइमरी की से हटा देते हैं और टेबल में सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, जिसको हम लुकअप कर लेते हैं एम्प्लॉय की टेबल से। और यहाँ से मुझे चाहिए कि जब मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूँ तो एम्प्लॉय की सैलरी ऑटोमेटिकली फिल होनी चाहिए हमारे सैलरी के सेक्शन में। तो मैं यहाँ से सैलरी को भी उठा लेता हूँ और नेक्स्ट करते हुए असेंडिंग डिसेंडिंग में एम्प्लॉय नेम से करता हूँ कि जब मैं एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली उसके नाम की सैलरी उसके सामने आ जाए। सेव करते हैं। सेव करने के बाद सैलरी, और इसको हम कॉमो बॉक्स कर देते हैं जी। अब सैलरी के अंदर कुछ सेटिंग करते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो चूँकि सैलरी हमें नंबर्स में चाहिए, इसलिए मैं वहाँ नंबर करके और फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देते हैं, 0, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 ही आए। इसके अलावा चेक कर लेते हैं एक बार कि जब हम अपने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करें तो सैलरी ऑटोमेटिकली शो हो जाए। यहाँ पर मंथ और उसके आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि मंथ एक रिजर्व वर्ड है जिसे वो नहीं लेगा। तो चलिए अपने जो 12 महीने होते हैं उनको टाइप कर लेते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नॉर्मली फुल नेम के अनुसार टाइप कर सकते हैं। चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूँगा, बिल्कुल देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से इस वीडियो को या इस लेसन को नहीं दिखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अलाउ वैल्यू एडिट लिस्ट को नो कर देते हैं और लिमिट टू लिस्ट को यस कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसके अलावा कोई और मंथ नहीं जोड़ने भविष्य में भी। और इसके अलावा इसका कैप्शन हम केवल मंथ करेंगे, क्योंकि 0 हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा ईयर हो जाएगा, तो ईयर को भी हम टाइप कर लेते हैं। सॉरी, गलत टाइप हो गया था, ईयर 0। और यहाँ पे भी मैं कुछ ईयर्स ऐड कर देता हूँ। तो मैं कुछ ईयर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसके लिस्ट को एडिट करने के ऑप्शन को ओपन रखूँगा, ताकि भविष्य में जब हमें अपने ईयर्स को आगे बढ़ाना हो तो हम आसानी से उसको एडिट कर पाए। तो मैंने यहाँ कुछ ईयर्स ऐड कर दिए हैं और इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे जी। और यहाँ पर लुकअप में अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट को यस रखेंगे, जबकि लिमिट टू लिस्ट को यस कर देंगे। इसके अलावा चेक कर लेते हैं एक बार टेबल को, और यहाँ पर हमारे वो देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन ऑन है, जबकि मंथ में हमने एडिट के ऑप्शन को क्लोज कर रखा है। तो ठीक है हमारा। इसके बाद इसके कैप्शन को चेंज कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में करंट ईयर को डाल देते हैं, ताकि हमें बार बार ईयर को डालने की ज़रूरत ना पड़े। कैप्शन में ईयर लिख देते हैं जी। इसके बाद लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिखेंगे कि किस चीज़ की सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा पेड अमाउंट, जो अमाउंट
हम उसको पैड कर रहे हैं अपने कर्मचारी को, उसके लिए। तो यहाँ पे नंबर करते हुए फॉर्मेट को स्टैंडर्ड कर देते हैं, डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देते हैं, और कैप्शन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 0 कर देते हैं। पैड अमाउंट लगभग हमारी टेबल बन चुकी है। तो चलिए टेबल को सेव कर लेते हैं और बनाते हैं इसकी क्वेरी। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर अभी लगभग आधा कंप्लीट हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही लंबा खींच रहा हूँ इसको, कब ख़त्म होगा ये चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर अभी आधा ही ख़त्म हुआ है। अगर एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा देखें। तो चलिए हमारी सैलरी की टेबल बन चुकी है, अब बनाते हैं सैलरी की क्वेरी। तो चलिए सैलरी इन्फो की टेबल को सेलेक्ट करते हैं और स्टार फील्ड को ऐड करते हैं। अब चूँकि हमें यहाँ पे पहले तो मंथ और ईयर दोनों जोड़ देने हैं, तो फॉर द मंथ का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, जिसमें हम मंथ एंड ईयर को ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर ये आपसे नहीं हो रहा या आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल आप इसको छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैंने लगा दिया है यहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट चाहिए, यानी अगर हमारे कर्मचारी की सैलरी 10,000 है और हमने उसको 8,000 दिए हैं, तो उसको अभी शेष कितने देने बाकी हैं, ये इस फार्मूले से हमारा कैलकुलेट होगा कि सैलरी माइनस पेड अमाउंट। और यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर के स्टैंडर्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें नंबर्स ही चाहिए। तो इसका फॉर्मेटिंग साइड में खुल जाता है ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी शीट, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको सेव कर देते हैं सैलरी एक्सटेंडेड के नाम से। तो हमारी क्वेरी भी बन के तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं डाटा शीट। तो आते हैं नीचे सैलरी एक्सटेंडेड को सेलेक्ट करते हुए और यहाँ से मोर फॉर्म में जा कर के डाटा शीट में क्लिक करते हैं। एज़ यूजुअल जैसे भी आप करते थे पहले भी, ये सब कर चुके हैं, ये सिर्फ आपको रिपीट हो रहा है इस चीज़ें। तो सिंपली डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद पहले इसका टोटल्स ऑन कर देते हैं। टोटल्स ऑन कर देंगे ताकि हमें एडिंग मिल जाए। इसके अलावा आईडी की फील्ड को डिलीट कर देते हैं और बाकी सारी फील्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपको आगे के काम के लिए सोचना नहीं पड़ता। बड़ी आसानी से अपने सारी टेबल्स, सारी फाइलों को आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मन मुताबिक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी क्वेरी से सब फॉर्म तैयार हो चुका है। तो सैलरी सब फॉर्म के नाम से इसको सेव करके क्लोज करते हैं। अब सिंपली हमें इस सैलरी सब फॉर्म को ऐड करना होगा हमारे मेन फॉर्म में, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भूल गया हूँ, तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ कि पैड अमाउंट, पैड डेट, किस तारीख को हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने नहीं लिखी, तो कैप्शन में इसको चेंज कर देता हूँ पैड डेट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लिखना हमें, और वैलिडेशन रूल में लगा देते हैं कि कोई भी जो डेट हम डालें वो लेस देन और इक्वल टू टुडे, यानी कि आज की डेट या आज से पीछे की डेट पड़े, भविष्य की डेट ना पड़े। और अगर कोई ऐसा करता है तो वहाँ पर उसको ये मैसेज दिखाई दे कि यू हैव इंटर्ड एन इनवैलिड और फ्यूचर डेट। तो इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है। और इसको क्लोज करते हैं और सैलरी सब फॉर्म को डिजाइन व्यू में करके और पैड डेट को भी हम ऐड कर देते हैं। जी देखिए कॉलम और ऐड कर दिया हमने, और इस पैड डेट को हम एडजस्ट कर लेंगे। जिस जगह पे आपको चाहिए आप वहाँ पर अप एंड डाउन की सहायता से इसको ले जा सकते हैं। इतना होने के बाद सिंपल आप जो है चाहते हैं कि जब मैं डेट सेलेक्ट कर लूँ तो सैलरी उस व्यक्ति की ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाए। तो चलिए यहाँ पर एक कोडिंग करते हैं छोटी सी, कोड बिल्डर में जा कर के, और उस कोडिंग में लिखते हैं कि मी डॉट सैलरी डॉट रो सोर्स, जो मेरी सैलरी है उसका रो सोर्स सेलेक्ट करें कहाँ से,
चलिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं पूरा कोड। जी, सैलरी पर मंथ से, क्योंकि जब हम फॉर्म भरेंगे एम्प्लॉय का, तो फॉर्म भरते समय हम वहाँ पे उसकी सैलरी ऐड करेंगे। हमने एक कॉलम बना रखा है पहले से एम्प्लॉय के मेन फॉर्म के अंदर, तो वहाँ की सैलरी उठ करके हमारी इस सब फॉर्म में शो हो। जी, तो कहाँ से? एम्प्लॉयज़ की टेबल से। आप इस कोडिंग को ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार की आप कोडिंग पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप केवल कुछ शब्दों को चेंज करना है, जो आपका सोर्स है उसको चेंज करना है। बाकी आपका जो तरीका है इस प्रकार की कोडिंग का, वो सेम ही होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को, मेरे भाई को या मेरी बहन को, किसी को भी अगर इन कोडिंग्स में दिक्कत होती है, तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं जो आपको बताता हूँ वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आए। चलिए इसको एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पैड डेट डालता हूँ कोई भी, तो सैलरी आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि सैलरी आती है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ एरर आया है। मैंने यहाँ पे आइटम डाटा के बाद 0 नहीं लगाया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। सेव करते हैं इसको और दोबारा से अपने डाटा शीट को रन करा के चेक करते हैं। तो पहले हम अपने फॉर्म के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए सब फॉर्म सब रिपोर्ट ले लेते हैं और यहाँ से जो है अपनी सब फॉर्म, सैलरी सब फॉर्म का नाम टाइप कर देते हैं, जिससे कि जो है वो हमारा फॉर्म यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और चाइल्ड को डिलीट करते हुए यहाँ पर हम इसको आईडी टू आईडी यानी आईडी टू एम्प्लॉय आईडी को लिंक कर देते हैं। और लिंक करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं बाकी फॉर्म की तरह। और यहाँ पर हम चेक करेंगे अपना कि जब हम डेट डालते हैं या एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सैलरी आ जानी चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे सैलरी नहीं लिखी थी, इसलिए नहीं आ रही थी। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे 10,000 सैलरी लिख दी है और मैं यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सैलरी शो होनी चाहिए, लेकिन सैलरी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारे कोडिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। चलिए इसको बारीकी से देखते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो तो आप इसकी जड़ तक जाएं, परेशान होकर के बैठ ना जाएं। चेक ज़रूर करें कि ये गलती कहाँ हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, जबकि मेरा जो टेबल का नाम है वो एम्प्लॉय ही है। और लेकिन टेबल जो मेरी है एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉयज़ के नाम से है। तो ये गलती मुझे आज नज़र आ रही है कि मैंने शायद वहाँ पर कुछ सही कोडिंग नहीं लगाई। तो चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मेरी टेबल एम्प्लॉयज़ के नाम से है और मैंने वहाँ पे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। तो पैड डेट में चलते हैं फिर से और इवेंट में, आफ्टर अपडेट में। अब यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय भर लिखा हुआ है, ना कि एम्प्लॉयज़। तो मुझे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और दोबारा से अपने फॉर्म पे चलते हैं। आप चेक करते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद आगे बढ़ता हूँ, तो देखिए सैलरी ऑटोमेटिकली शो हो रही है। मैं यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट करूँगा तो सैलरी मुझे ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा करके दे देगा हमारे फॉर्म से। तो बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे फॉर द मंथ 2023 है हमारे पास, तो इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर इसलिए नहीं आ रहा है मंथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मंथ के कॉलम में कोई भी मंथ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ से कोई भी मंथ एक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कर रहा है कि
डेट अनिवार्य है तो डेट मैं डाल देता हूँ पहले जी। अब मैं यहाँ पे कोई भी मंथ सेलेक्ट करूँगा तो देखिए फॉर द मंथ में आएंगे दोनों। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ से जनवरी सेलेक्ट करता हूँ तो जी देखिए फॉर द मंथ में जनवरी 2023 आ रहा है। तो इसका मतलब सब कुछ मेरा ओके है। चलिए अब अपने मेन फॉर्म पे चलते हैं, वहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय के मेन फॉर्म में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी सैलरी इन्फो की जो टेबल थी उसको हम चेक करते हैं नीचे चल के। और सॉरी डिज़ाइन व्यू में ओपन हो गया है। सैलरी सब फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास फॉर द मंथ है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम सैलरी का प्रिंट आउट निकाल करके सैलरी स्लिप देंगे एम्प्लॉय को, तब हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पर सब फॉर्म में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट सब कुछ आ रहा है। अगर आपको इनके क्रम को चेंज करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं सब जगह पे सम यूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे टोटल्स की आवश्यकता है, और डिस्क्रिप्शन में काउंट कर देता हूँ। इसके अलावा पैड अमाउंट को सम कर देता हूँ और रिमेनिंग अमाउंट को सम कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म कंप्लीट है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलिए तो हमारी सैलरी इन्फो हो गई, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन हो गई। अब बनाते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंदर हमें डाटा सेम टू सेम एकेडमिक की तरह ही चाहिए, जबकि डिग्री जो हमने फील्ड यहाँ पे बनाई थी तो वो जो डिग्री की फील्ड है यहाँ पर के नॉर्मल डिग्रीज़ हैं और प्रोफेशनल में हमारी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी, तो केवल हमें उसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नई टेबल का निर्माण करें या नए सब कुछ करें, क्योंकि हमारे पास एकेडमिक की फील्ड पहले से बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी एकेडमिक की टेबल को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से केवल स्ट्रक्चर ओनली, यहाँ पे कई तरीके दिए हैं पेस्ट ऑप्शन के, स्ट्रक्चर ओनली है, स्ट्रक्चर एंड डाटा, सॉरी गलती से ओके हो गया तो इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से पेस्ट करते हैं। और हमें यहाँ से केवल पिछली सीट का केवल स्ट्रक्चर उठाना है, डाटा नहीं उठाना। तो जितने भी लुकअप किए होंगे वो नहीं आएंगे, तो हम यहाँ कहते हैं स्ट्रक्चर ओनली। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर ओनली लेकर के ओके कर देते हैं। टेबल हमारी बन चुकी है प्रोफेशनल की। इसको ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पर जो डिग्री नेम है यहाँ पर हम दोबारा से लुकअप कर देंगे, तो हमारा पहले वाला जो लुकअप ऑप्शन था वो हट जाएंगे और नए लुकअप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आई विल टाइप में चलते हैं और जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारा बीएड हो जाता है और डीएलएड हो जाता है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, या कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करते हैं जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन से अलग होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बीएड, एमएड, पीएचडी और साथ ही साथ बीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं आप इसको, और आईटीआई, फिर पॉलिटेक्निक, ट्रिपल सी है, एडीसी है, पीजीडीसी है, जो भी आपके पास डिप्लोमा है, ओ लेवल, ए लेवल, उन सभी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें सेम चाहिए, हमें कुछ भी नहीं यहाँ से चेंज करना है। और हमारे पास ये बन चुकी है तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब बनाते हैं इसी से क्वेरी। तो इसी को क्वेरी डिज़ाइन में जा कर के और प्रोफेशनल की टेबल को उठाते हैं और डबल क्लिक करके सारी फील्ड ऐड कर देते हैं। अब सेम टेबल की क्वेरी हमने एकेडमिक की बनाई थी, तो एकेडमिक के अंदर हमने एक फार्मूले का यूज़ किया था परसेंटेज का, जिसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमारी प्रोफेशनल की क्वेरी के अंदर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने किसी भी फील्ड को चेंज नहीं किया है तो हमारा फार्मूला भी सेम ही चलेगा। प्रोफेशनल एक्सटेंडेड के नाम से सेव करते हैं इस क्वेरी को और बनाते हैं इस क्वेरी का सब फॉर्म जी। तो सेम तरीका है, मोर फॉर्म डाटा शीट, और टोटल्स को ऑन करेंगे। साथ ही साथ डिज़ाइन व्यू में चलते हैं
प्रोफेशनल सब फॉर्म नाम दे करके सेव कर देते हैं। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और इसके जी आईडी की फील्ड को रिमूव कर देते हैं, साथ ही साथ सारी फील्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब सिंपली एम्प्लॉय की टेबल में चल के मेन फॉर्म में चल के प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के सब फॉर्म को ऐड कर देते हैं। तो मैं सिंपली इसके कीवर्ड्स को कॉपी करता हूँ और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में जा कर के सब फॉर्म सब रिपोर्ट को लेते हैं और यहाँ पर उसी को हम टाइप कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट और एंटर। इस फॉर्म को ऐड कर देते हैं आईडी टू आईडी, ताकि जब भी हम किसी बच्चे का या किसी एम्प्लॉय का डाटा चेंज करें तो उसकी क्वालिफ़िकेशन भी चेंज हो करके शो हो। जी तो ऑल में चलते हैं, लिंक मास्टर फील्ड टू चाइल्ड फील्ड, आईडी टू आईडी, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी एम्प्लॉयज़ की जो टेबल थी, सॉरी एम्प्लॉय का जो फॉर्म था और उसके अंदर जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन थी वो भी बन के तैयार हो चुकी है। इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक पहले चैप्टर से लेकर के इस चैप्टर तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई क्वेरी अभी तक आई नहीं जिसमें किसी ने ये कहा हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। चलिए तो एम्प्लॉय की टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं अपने रिपोर्ट्स पर, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स भी तैयार करनी होंगी, प्रिंट आउट्स भी निकालने होंगे जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो है रिपोर्ट्स का। हमने 3 स्टेप सीख लिए दोस्तों। पहला टेबल बनाना, दूसरा क्वेरी डिज़ाइन करना, तीसरा फॉर्म बनाना और चौथा सब फॉर्म क्रिएट करना। अब आते हैं रिपोर्ट क्रिएट करने में कि रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट हमारी किसी भी डाटा शीट का या डाटाबेस का अहम हिस्सा होता है। जब तक हम रिपोर्ट्स नहीं निकालेंगे तब तक हमारे पास किसी भी एडमिशन फॉर्म का या लिस्ट उससे संबंधित नहीं प्रिंट हो पाएगी। तो उसके लिए हमें रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है, ताकि हम बच्चों के समस्त रिकॉर्ड को ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन भी रख सकें। तो सिंपली क्रिएट में चलते हैं और रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिज़ाइन 2 ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। अब मैं आपको दोनों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। रिपोर्ट विजार्ड में क्या होता है कि कंप्यूटर के पास पहले से ही कुछ डिज़ाइंस सेव होती हैं, तो कंप्यूटर ये अपने आप से रिपोर्ट तैयार करता है। यहाँ पर आपको टेबल का चुनाव करना होता है कि आपको किस टेबल से डाटा उठाना है। जैसे कि ऊपर आपको अगर स्टूडेंट से संबंधित कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो स्टूडेंट की क्वेरी हमने यहाँ से ले ली और यहाँ से उस फील्ड्स को ऐड कर दिया जो फील्ड हमें अपनी रिपोर्ट में चाहिए। अब होता क्या है कि यहाँ से जो रिपोर्ट्स हमारी बनती है वो हमारे मन मुताबिक नहीं बन पाती, क्योंकि यहाँ की बनी हुई रिपोर्ट्स को कंप्यूटर अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ फील्ड्स ले ली है आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पूछता है, तो मैं यहाँ सिंपली आईडी रखता हूँ। अभी आईडी के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट करते हुए जब हम अगले स्टेप में चलते हैं तो ये हमसे 2 चीज़ें पूछता है, टेबुलर और पोर्ट्रेट, जो भी आपको चाहिए कि आपको खड़े पेज में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। अब देखिए अगर रिपोर्ट प्रीव्यू करेंगे तो आपकी रिपोर्ट कंप्यूटर स्वयं से कुछ इस प्रकार से बना करके देगा। ये भी अगर नॉर्मल वर्क करना है आपको तो ये भी ठीक है आपके लिए, पर चूँकि ये कंप्यूटर से जनरेटेड है तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
पर जो आप स्वयं से डिज़ाइन करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हिसाब से बनेगी। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन मोड में जाके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा, और चूँकि जो ये रिपोर्ट्स बन चुकी है स्टूडेंट एक्सटेंडेड के नाम से, मैं इसको डिलीट कर दूँगा और हम बनाएंगे अपनी रिपोर्ट्स को अपने हिसाब से, जिस लुक में हमें चाहिए और जिस प्रकार से हम उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट हम डिलीट कर देते हैं और फिर से चलते हैं क्रिएट में, रिपोर्ट डिज़ाइन में। अब रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते ही सबसे पहले तो आपके पास एक ब्लैंक पेज खुलेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें चूँकि नॉर्मली रिपोर्ट्स जो निकलती हैं प्रिंटर से वो A4 साइज़ का यूज़ होता है उन प्रिंटर्स में, और A4 साइज़ ही लगभग 99% जगहों में A4 साइज़ यूज़ होता है। तो A4 साइज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसमें अपने प्रिंट्स आउट को निकालें जिससे कि आपका डाटा सेव हो सके। तो बिल्कुल मैं इस पेज को A4 साइज़ में पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पेज की विड्थ को बढ़ा देते हैं, और चूँकि अगर आपको मालूम ना हो कि पेज A4 साइज़ के पेज का साइज़ क्या होता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बाद में बता दूंगा। नॉर्मली A4 साइज़ अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो लगभग 19.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है, और अगर इंचेस की बात की जाए तो 8.27 इंचेस आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक इसको फैला दिया है। अब आपको इसको चेक कैसे करना है कि ये जो साइज़ बनाया हमने ये A4 साइज़ का ही बना है या A4 साइज़ से कम है या ज़्यादा है। तो सिंपली आपको रिपोर्ट के व्यू ऑप्शन पे चलना है, प्रिंट प्रीव्यू, और प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के यहाँ पर 2 पेजेस में क्लिक करना है। अगर आपको 2 पेज दिखाई दे रहे हों इसका मतलब कि वो पेज आपका बड़ा है, और अगर 2 पेजेस में क्लिक करने के बावजूद सिंगल पेज शो कर रहा है तो इसका मतलब कि वो आपका पेज ठीक है। साइड की लंबाई बढ़ाने के बाद नीचे की लंबाई को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो नीचे की जो लंबाई होती है वो समथिंग 11 इंचेस होती है, और सेंटीमीटर में बात करें तो समथिंग 29 इंचेस की समथिंग होती है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए नीचे से मैंने बढ़ाया तो देखिए 2 पेज क्लिक करने पर 2 पेज दिख रहे हैं। मैं यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट करता हूँ, और A4 साइज़ सेलेक्ट करने के बाद भी मुझे 2 पेज शो हो गए। इसका मतलब मेरा पेज नॉर्मल पेज से बड़ा है। तो मैं इसकी नीचे की जो चौड़ाई है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और यहाँ तक ठीक है जी। चेक करते हैं एक बार। देखिए 2 पेजेस में क्लिक करने के बावजूद एक ही पेज दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा फिर से बढ़ाने का प्रयास करें, ज़रा सा आधा सेंटीमीटर भी अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो देखिएगा आपका सिंगल पेज डबल पेज में शो होने लगेगा। इसका मतलब वो पेज अब आपके आउट ऑफ प्रिंट के बाहर जा रहा है। तो आपका जो पहले का साइज़ था वो बिल्कुल परफेक्ट था, चाहे वो विड्थ कह लीजिए चाहे वो हाइट कह लीजिए, दोनों बिल्कुल ठीक है। अब ये तो रही हमारी रिपोर्ट का जो पेज है सेटअप करना ये। अब इसके अलावा हम रिपोर्ट के रिकॉर्ड सोर्स को स्टूडेंट एक्सटेंडेड से उठाएंगे, क्योंकि हमें स्टूडेंट की लिस्ट तैयार करनी है कि हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उनकी पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाए। तो स्टूडेंट एक्सटेंडेड को सोर्स चुनते हैं और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड ऐड होने से पहले मैं यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर एक अपना लोगो लगाऊं, और लोगो के साथ में मेरे स्कूल का नाम या मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ऑटोमेटिकली रिपोर्ट के ऊपर शो हो जाए। और वो रिपोर्ट के ऊपर शो होगा हमारी स्कूल प्रोफाइल से, क्योंकि हमने स्कूल प्रोफाइल पहले से ही बना रखी है। तो मैं यहाँ से एक इमेज बॉक्स लेता हूँ जिसके अंदर मैं किसी भी प्रकार की इमेज को ऐड नहीं करूँगा, और यहाँ पर हम इमेज को लुकअप कराएंगे अपनी स्कूल प्रोफाइल के टेबल से।
कि हमारे स्कूल प्रोफाइल में जो भी लिखा हो स्कूल नेम वो शो हो जाए। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, और स्कूल प्रोफाइल का जो भी एड्रेस हो हमारे वो शो हो जाए, और फ़ोटो भी हमारी जो लगी हो इस स्कूल की, या लोगो जो भी लगा हो वो लोगो शो हो जाए। तो चलिए तीनों के लिए चेक कर लेते हैं अपनी स्कूल प्रोफाइल को, और यहाँ पर कुछ फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारी स्कूल प्रोफाइल में जो नाम लिखा है वो ऑटोमेटिकली उठ के वहाँ पहुँचेगा, जो लोगो लगा हुआ है वो भी वहाँ शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला यूज करते हैं, या पहले इमेज को लेके आते हैं। और इमेज को लेके आने के लिए आपको यहाँ पर मैं पहले नाम चेंज कर देता हूँ हर बॉक्स का। तो इस इमेज बॉक्स का नाम रखता हूँ ऑटो इमेज। इसके बाद ये हमारा हो गया स्कूल नेम का बॉक्स, और नीचे वाला जो हमारा है वो एड्रेस का बॉक्स। तो ये तीनों के नाम मैंने दे दिए हैं। अब लगाना है मुझे फार्मूला। तो कोडिंग करने के लिए मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स में, और इवेंट में जाकर ऑन लोड, कि जब भी मैं अपनी रिपोर्ट को ओपन करूँ, लोड करूँ, तो कोड बिल्डर मेरे सामने आ जाए। यहाँ पर मुझे कोडिंग करनी है। सिंपली डी लुकअप का फार्मूला यूज करना होगा। आपने पढ़ा होगा एक्सेल में डी लुकअप का फार्मूला, ठीक वही वैसे ही काम करता है, बस लगाने का थोड़ा तरीका अलग है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये फार्मूले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप ढूंढेंगे भी कहीं पे यूट्यूब में या कहीं और, तो ये फार्मूले आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो मी डॉट ऑटो इमेज डॉट पिक्चर, जो मेरी ऑटो इमेज का बॉक्स है, और उसके अंदर जो पिक्चर आए वो लुकअप करे। कहाँ से लुकअप करे, कहाँ से उठाए, तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि वो पिक्चर हमारी कहाँ से उठा करके दे। तो वो पिक्चर हमारी उठाएगा जिसका नाम होगा लोगो, पिक्चर का नेम, और उसे उठाएगा स्कूल प्रोफाइल से। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। और अगर आपको नाम सही से याद नहीं है तो एक बार जाकर ज़रूर चेक करिएगा कि नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल प्रोफाइल। अदरवाइज आप सिंपली कॉपी करके वहाँ पर जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया कि स्कूल प्रोफाइल की टेबल से वो हमारी उस पिक्चर को उठाए, और स्कूल प्रोफाइल के अंदर जो पहली आईडी बनाई गई हो नंबर 1 में, उसकी पिक्चर को उठाए। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका स्कूल एक ही है, तो आप अपने स्कूल प्रोफाइल में एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ID = 1 किया हुआ है। अगर आपके पास कई सारे रिकॉर्ड होंगे तो यहाँ पर फिर आपका जो ये कोडिंग है ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्योंकि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ID = 1 कि जो भी ID आपकी है नंबर 1 पे, उसमें जो भी पिक्चर लगी हुई है उसको वो शो कराए। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। रिपोर्ट को सेव करने के बाद इसको रन कराते हैं। अपनी रिपोर्ट को देख लेते हैं यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल के अंदर कि पिक्चर कौन सी लगी हमारी। देखिए ये ID नंबर 1 के आगे जो भी पिक्चर हमारी यहाँ लगी हुई है वो पिक्चर हमें शो होगी, इसलिए हमने वहाँ पे ID = 1 किया था। तो दोस्तों जहाँ भी आपको समझ में ना आए वहाँ बिल्कुल मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। रिपोर्ट को प्रीव्यू करते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा जो कोडिंग है पूरी लग चुकी है, कहीं कुछ गड़बड़ है तो चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको रन कराते हैं रिपोर्ट को प्रिंट प्रीव्यू में। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ शो कर रहा है, सब फंक्शन नॉट डिफाइंड। सॉरी, मैंने लुकअप में यू नहीं लगाया जी। अब ओके है मेरा। इसको मैं मिनिमाइज करके रिपोर्ट को क्लोज कर, तो मैं अपनी स्कूल प्रोफाइल में चलता हूँ और ये पिक्चर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि ये मेरी पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर वो JPG पिक्चर है, जबकि मुझे BMP या PNG पिक्चर का यूज़ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने गूगल में चलता हूँ और यहाँ से कोई भी एक PNG इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक PNG इमेज सर्च कर लेता हूँ, जो भी आपको है। मैं भी ये केवल डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से आपका जो लोगो हो सही वाला उसी को डाउनलोड करिएगा।
मैं एक नॉर्मली कोई भी एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो पीएनजी फाइल में ही डाउनलोड करूँगा मैं, जिससे कि जो है कोडिंग हमारी वर्क कर सके। तो ये मेरी पीएनजी इमेज है, आप देख पा रहे होंगे नीचे। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इस पिक्चर को अपने फॉर्म पे ऐड करता हूँ। तो स्कूल प्रोफाइल में चलते हैं और यहाँ से इस पिक्चर को हम रिमूव करेंगे। जो हमारी पहली फ़ोटो लगी हुई थी उसको हम पहले रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद नई फ़ोटो को ऐड कर देते हैं। तो मेरी नई फ़ोटो डाउनलोड में गई होगी, या सॉरी डेस्कटॉप में गई होगी। तो नीचे आते हैं और अपनी पिक्चर को ऐड कर देते हैं। जी, आप देख पाएंगे कि पिक्चर हमारी ऐड हो गई है, पर शो नहीं कर रही है। रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा वो लोगो ऐड हो चुका है। अब यही लोगो मुझे मेरी हर रिपोर्ट के बाहर शो होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट पे और लगाते हैं DLOOKUP का जो फार्मूला हमारा। जी, मैंने उसको डिलीट कर दिया था, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपने डिलीट नहीं किया हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मी डॉट ऑटो पिक्चर ऑटो इमेज डॉट पिक्चर इज़ इक्वल टू DLOOKUP करें हमारे स्कूल प्रोफाइल की टेबल से, जिसकी आईडी हो 1। सिंपली कोड है, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम आएगा आपके हमेशा। सेव करिए। सेव करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारी रिपोर्ट में हमारी वो पिक्चर आ रही है या नहीं। रन कराते हैं। देखिए हमारी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। यानी आपको पिक्चर को बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर आपकी हर बार आपकी स्कूल प्रोफाइल से ही उठ कर के आएगी। और अगर आपको बाद में किसी अन्य सॉफ्टवेयर को किसी अन्य स्कूल के लिए बनाना हो, तो सिंपली आप स्कूल की पिक्चर को चेंज करेंगे, स्कूल का नाम चेंज करेंगे, आपकी सभी फॉर्म, सभी रिपोर्ट्स और सभी प्रकार की जगहों पर वो पिक्चर्स और वो नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो आपको बार बार सबके लिए अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब लगाते हैं DLOOKUP का फार्मूला। और यहाँ पर हमें अपने स्कूल का नेम चाहिए जो हमारे स्कूल प्रोफाइल के अंदर लिखा हो। तो सिंपली है इज इक्वल टू DLOOKUP, ब्रैकेट के अंदर टाइप करेंगे स्कूल नेम जी, और उठाएगा कहाँ से? ये स्कूल प्रोफाइल की टेबल से। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्कूल नेम सही है बिल्कुल। इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल नेम ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। इसी प्रकार से आपको एड्रेस को भी शो कराना होगा। सेम फार्मूला लगेगा, केवल आपका हेडिंग चेंज होगी जो भी आपको शो कराना। तो इसको आप अपने मन मुताबिक जहाँ चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये वाले में भी सेम फार्मूला यूज करता हूँ, इज इक्वल टू DLOOKUP, और उठाए हमारे एड्रेस को स्कूल की प्रोफाइल से। जी, देखने में कठिन लगता है पर यूज करने में बहुत ही आसान है। एक बार समझ गए अगर आप इस फार्मूले को, तो बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं आ रहा है। तो चलते हैं स्कूल की प्रोफाइल के अंदर, देखते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। खाली पड़ा हुआ है इसीलिए वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक फर्जी सा एड्रेस डाल देता हूँ, और जो वहाँ पे मुझे शो कराना है। तो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस डाला और इसको क्लोज करते हैं और रन कराते हैं। देखते हैं कि एड्रेस शो हो रहा है या नहीं। तो जी बिल्कुल शो हो रहा है, यानी कि आपका
ये रिपोर्ट का जो हेडर का एरिया है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब एक लेबल लेते हैं जिसके अंदर हम इस रिपोर्ट की हेडिंग डालेंगे कि ये रिपोर्ट हमारी किस चीज़ की बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट, यानी ये रिपोर्ट हमें सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल कर देगी जो भी हमें चाहिए। तो ये मेरी रिपोर्ट्स की हेडिंग पड़ चुकी है। अब इस हेडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं और अपने फील्ड्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए सबसे पहले आईडी की फील्ड। तो मैं आईडी की फील्ड को उठा करके लेआउट में जा कर के, अब अभी तक हम लोग स्टैकेड करते थे। स्टैकेड में हमारे जो हेडिंग्स है वो आमने सामने होती हैं और टेबुलर हेडिंग्स ऊपर एक लिस्ट के रूप में आता है, टेबल के रूप में। देखिए टेबुलर में क्लिक किया मैंने तो हेडिंग हमारी डिटेल वाले सेक्शन के ऊपर पहुंच चुकी हैं और जो उसका डिटेल आएगी वो नीचे आएगी। तो जैसे एक टेबल बनती है ठीक उसी प्रकार से हमारी ये लिस्ट बनेगी। तो आईडी के बाद मैं स्टूडेंट नेम को ले लेता हूँ जो को हमने एक साथ किया था शुरू स्टार्टिंग में। स्टूडेंट नेम के बाद गार्जियन नेम हो जाएगा, गार्जियन नेम जी। आप चाहें तो मदर नेम भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ क्योंकि मुझे केवल स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। क्लास हो गई और क्लास के बाद मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेता हूँ या और कुछ भी है इसमें, एड्रेस जी, मैं एड्रेस ले लेता हूँ और एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। तो ये हमारी पूरी लिस्ट है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, आधार वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालनी है तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आधार के अनुसार निकालनी है तो उसके लिए भी अलग से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें बच्चों के केवल आधार की डिटेल निकले। तो इनको एडजस्ट कर लेते हैं A4 साइज़ के बराबर। जो जिन कॉलम को जितनी जगह की आवश्यकता है फील्ड को उतनी हम इसको फैला देते हैं जी। क्लास नेम को छोटा कर देते हैं और एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए रन करा के देखते हैं इसको एक बार कि क्या हमारा जो डिटेल है वो सही आ रहा है। इसको बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग्स को सेव करके रन कराते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो चेक करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पे जो डिटेल है वो शो हो रही है। अब ये जो डिटेल है केवल एक ही बच्चे की शो हो रही है हमारे पास, जबकि दूसरे बच्चे की डिटेल हमें यहाँ पे नहीं शो हो रही, क्योंकि हमें एक पेज में जितने बच्चे आ सकते हैं उनकी रिकॉर्ड चाहिए। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के रिकॉर्ड एक के नीचे एक आने चाहिए एज ए टेबल। तो वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने इस नीचे की जो लंबाई है इसको फुल A4 साइज़ में कर दिया है। तो मुझे इसकी लंबाई को कम करना होगा, यानी बिल्कुल 0 करना होगा, ताकि एक के बाद अगर दूसरे बच्चे की एंट्री होती है तो उसका रिकॉर्ड जस्ट उसके नीचे ऑटोमेटिकली आता रहे। तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, बिल्कुल चिपका दूंगा नीचे से, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर से रन कराते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा बच्चा भी मुझे जस्ट नीचे शो होने लगा है। तो इस प्रकार से हमारी जो रिपोर्ट है इसका ये ढांचा तैयार हो चुका है। इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको सेंटर करके बोल्ड कर देते हैं और जी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। साथ ही साथ हेडिंग्स को एक ग्रिड लाइन में बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो टेबल है वो एक टेबल की भांति दिखे। चेक कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ा हमारा इससे। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बन के आ रही है। आपको अगर ऐसे पसंद है तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। आपको अगर वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे।
तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको वर्टिकल लेता हूँ क्योंकि वर्टिकल मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में सिंपली प्लेन लाइनें जाएंगी, इससे हमारा रिकॉर्ड जो है देखने में ठीक लगेगा। तो अब मुझे यहाँ पे काउंट का भी फार्मूला लगाना है इसको, कि जब स्टूडेंट हमारे जितने भी आते हैं तो नीचे उसकी टोटल गिनती भी शो हो, जिससे कि हमें स्टूडेंट को अलग से काउंट ना करना पड़े। तो काउंट का फार्मूला हम यहाँ पे सिंपल सा लगाएंगे। सॉरी, मैं आपके सामने बार बार इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा आराम से और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फुटर के अंदर हम काउंट का फार्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद स्टैगर्ड कर देंगे। स्टैगर्ड करने के बाद हेडिंग में डाल देंगे काउंट या टोटल और आगे लगाएंगे काउंट का फार्मूला। तो इज इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट के अंदर स्टार मार्क। स्टार मार्क का मतलब होता है जितनी भी फील्ड हों उन सबको वो काउंट कर ले। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फील्ड थी। ये सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। इसको बोल्ड कर देते हैं और चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो ये आपको कैसा दिखता है, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं और देख पाएंगे आप यहाँ पे कि काउंट का फार्मूला एरर शो कर रहा है। अब चूँकि हम फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं और हमने फार्मूला पेज फुटर में लगाया हुआ है, जबकि ये रिपोर्ट फुटर में लगेगा, तो हमें रिपोर्ट फुटर को ऑन करना होगा और हेडर को ख़त्म करके हमें इसको रिपोर्ट फुटर में ले जाना होगा जी। और यहाँ के बीच के गैप को भी समाप्त कर देना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फार्मूले लगते हैं वो पेज फुटर में नहीं लगते, वो रिपोर्ट फुटर में लगते हैं। चेक कर लेते हैं इसको प्रिंट व्यू में जा कर के। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नीचे का एरर ख़त्म होकर के टोटल आपके जस्ट लिस्ट के नीचे शो कर रहा है, टोटल 2। तो बिल्कुल ही आपका फार्मूला वर्क कर रहा है। अगर इस फार्मूले से संबंधित कोई समस्या हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि पेज नंबर भी हमारा शो हो। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको एक पेज केवल एक नंबर लिख के आए, या पेज N ऑफ M लिख के आए, पेज आपका बॉटम में शो हो, हेडर में या टॉप में, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे इसको शो करा सकते हैं। तो पेज N ये आपको कुल पेजों की संख्या के साथ में आप किस पेज पे ठहरे हुए हैं वो भी दिखाएगा। इसके अलावा अलाइनमेंट आपको सेट करना है कि आपको किस तरफ आपको हेडर पेज नंबर शो कराना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके करते ही देखिए नीचे ऑटोमेटिकली फार्मूला यूज हो चुका है। अब जब आप इसको रन कराएंगे तो देखेंगे कि जो है यहाँ पर पेज नंबर शो करेगा सबसे नीचे पेज 1 ऑफ 1, कि आपके जो टोटल पेज है वो 1 है और आप पहले ही पेज पे मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी ये रिपोर्ट कंप्लीट होकर तैयार हो चुकी है। इसके आगे की जो रिपोर्ट्स बनेंगी, जैसे एडमिशन फॉर्म हो गया या अन्य कोई रिपोर्ट, वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक बटन क्लिक करने पर हमारा हौसला 2 गुना हो जाता है और आपको नई नई जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।